मिलों का सफर चैप्टर 3 पुलिस विदाउट बुलेट जूलियो फ्रांसिस रिबोरो। किसी मुंबई कार से पूछिए कि मुंबई का सुनहरा दौर कौन सा था तो वह फटाक से जवाब देगा 70 का दशक। लोगों की जरूरतें कम थीं, गाड़ियां कम थीं, चलने के लिए खूब सारी जगह थी। कपड़ा मिलों में तनाव जरूर था, लेकिन उनसे लाखों उत्तर भारतीयों को रोजगार मिल रहा था। बेशक इन मिलों के मालिक गुजराती थे, लेकिन कुछ मिलकार मराठियों, गुजरातियों और उत्तर भारतीयों का तालमेल बना हुआ था। करुणानिधि के भाषीय आंदोलन के बावजूद स्थिति बिगड़ी नहीं थी। किसी भी सेना ने सड़कों पर हुड़दंग शुरू नहीं किया था। अपराध था, लेकिन गैंगवार नहीं था। अपराधी सिंडिकेट के रूप में थे और ऐसे ही विलेन फिल्मों में भी नजर आते थे। अमिताभ बच्चन की एंग्री मैन वाली फिल्में धूम मचा रही थीं, जिसमें हीरो यूपी बिहार के किसी मील मजदूर का बेटा ही होता था। वैश्वीकरण और उदारीकरण चूंकि सिर्फ सरकारी फाइलों का ही हिस्सा थे, ऐसे में लोगों की जरूरतें भारतीय कंपनियां ही पूरी कर रही थीं और इसीलिए मर्फी का 2-in-1 और HMT की घड़ी ही लग्जरी प्रोडक्ट थे। 70 का दशक खत्म होते होते बॉम्बे की तस्वीर बदलने लगी थी। हाजी मस्तान ने जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर के आंदोलन में हिस्सा लिया और तस्करी छोड़ दी। करीम लाल और दाऊद इब्राहिम के बीच टकराव की खबरें अखबारों का हिस्सा बनने लगी थी और पुलिस का काफी वक्त इन तस्करों के पीछे खर्च होने लगा था। लेकिन आम जनता को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, शायद इसीलिए क्योंकि वह सीधे तौर पर इससे प्रभावित नहीं थे। कपड़ा मिल आंदोलन धीरे धीरे हिंदी बनाम मराठी में तब्दील होता रहा और मजदूर नेता दत्ता सामंत को साइड लाइन करने के लिए इंदिरा गांधी ने बाल ठाकरे को पर्दे के पीछे से समर्थन देना शुरू कर दिया था। यही वह समय था जब बॉम्बे की फिजाओं में सांप्रदायिकता तैरने लगी थी। भरोसे का नाम रिबोरो। वह अगस्त 1979 का एक रविवार था। 2 दिन बाद ही आजादी का जश्न मनाया जाना था। मलाड के उस मैदान में छुट्टी की चहचहाट गूंज रही थी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। समुद्री लहरों की आवाज पर ऊपर उड़ रहे सिंगिंग बर्ड्स लयताल मिला रहे थे। 15 साल का जिग्नेश लगातार 2 छक्के मार चुका था। उसका पूरा ध्यान उन पक्षियों पर था और वह कोशिश कर रहा था कि उसका एक शॉट किसी पक्षी को टच कर जाए। बॉलिंग कर रहे शाहिद का गुस्सा होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस मैदान में कोई उसे इस तरह नहीं पीट पाया था। उसने अपना रन अप लिया। जिग्नेश ने मुस्कुरा कर पोजीशन ली और अंदाजा लगाया कि इस बार शाहिद शॉर्ट पिच गेंद फेंकेगा। उसने आक्रामक शॉट लगाने के लिए बल्ले को थोड़ा उठा रखा था। शाहिद ने दौड़ते दौड़ते ही बल्ले की पोजीशन भाप ली और अंतिम क्षणों में गेंद को फुल टॉस कर दिया। जिग्नेश ने आगे बढ़कर पल्ला घुमाया। क्षेत्र रक्षकों ने आसमान की तरफ नजर घुमाई, लेकिन बॉल किसी को भी नजर नहीं आई। एक पल को सन्नाटा छा गया। जिग्नेश! शाहिद की तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। जिग्नेश पिच पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। उसकी नाक से खून बह रहा था। बॉल उसकी कनपट्टी पर लगी थी। मैदान में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल ले जाते समय ही जिग्नेश की आंखें बंद हो गईं। सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही मैदान के अंदर और बाहर का नजारा बदल चुका था। बच्चों का खेल अब बड़ों के बीच खेला जा रहा था, तलवारों के साथ, लाठियों के साथ, गालियों के साथ। जिग्नेश की मौत सांप्रदायिक हत्या में तब्दील हो गई थी। 14 अगस्त तक तनाव इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने अहमदाबाद मुंबई राजमार्ग को जाम कर दिया। दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। लोग जिग्नेश की हत्या में शामिल मुसलमानों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। चुनाव का समय था और भारी राजनीतिक दबाव था। ऐसे समय में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने सबसे भरोसेमंद IPS ऑफिसर को याद किया। जूलियो फ्रांसिस रिबोरो को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाए और मुंबई को हिंसा की आग से जलने से रोके। 1953 बैच के इस IPS की खासियत थी कि इसने कभी भी फील्ड में गन नहीं चलाई थी और इस समय यही एकमात्र अवसर था जो भरोसा पैदा कर रहा था, सरकार में भी और समाज में भी। 1 घंटे से भी कम समय में रिबोरो प्रदर्शनकारियों के सामने चौराहे पर खड़े थे। उनके पास जाम, प्रदर्शन कर रहे लोगों और गड़बड़ी की आशंका वाले इलाकों की पूरी जानकारी थी। उनके पास पहुंचते ही सब इंस्पेक्टर ने उन छुटभैया नेताओं के बारे में बता दिया जो लोगों को बरगला रहे थे। लेकिन एक बात की गनीमत थी कि अब तक यह प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील नहीं हुआ था और कहीं से संचालित नहीं हो रहा था। रिबोरो ने पुलिस वालों को खुद को फॉलो करने को कहा और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज को थोड़ा दूर खड़े होने का निर्देश दिया। पुलिस वाले झुंड बना करके उनके पीछे खड़े हो गए। रिबोरो चेहरे पर अनजान भाव लिए भीड़ के सामने पहुंचे और कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? क्या साहब जानते नहीं क्या? मर्डर हुआ है, मर्डर। मर्डर?
किसने किया? फिर भीड़ ने उन्हें बताना शुरू किया कि कैसे जिग्नेश की हत्या हुई है। जितनी देर तक लोग घटना को बयान कर रहे थे, उतनी देर में रिबोरो ने सबसे आगे खड़े व्यक्ति का हाथ समर्थन भाव से पकड़ लिया। फिर लोगों की तरफ देखकर 2 भद्दी गालियां हत्यारे समाज को दी और 1 गाली पाकिस्तान को दी और जोर से कहा, चलिए मुझे दिखाइए मर्डर कहाँ हुआ है। यह कहने के साथ ही वह भीड़ की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उस व्यक्ति का हाथ पकड़े पकड़े मैदान की तरफ बढ़ गए। पुलिस वालों ने उनके निर्देश का पालन किया और उनके पीछे चलने लगे। रिबोरो ने पीछे पलट कर नहीं देखा, लेकिन पीछे से आते शोर ने बता दिया कि भीड़ उनके पीछे चल रही है। चौराहा खाली हो चुका था। तुरंत ही ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और जाम खुल गया। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दोबारा जमा नहीं होने दिया। राजनीतिक दबाव था। रिबोरो पुलिस कार्रवाई करते रहे, लेकिन शाहिद पर आंच नहीं आने दी। कुल मिलाकर के मुंबई पुलिस में भरोसे का नाम था जूलियो फ्रांसिस रिबोरो। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर के SIT प्रमुख हेमंत करकरे तक हर कोई उनसे मिलकर के अपनी समस्या बताना चाहता था। पंजाब का चैप्टर 1986 के शुरुआती दिनों की बात है। रिबोरो की सरकारी एम्बेसडर कार दिल्ली के 7 रेस कोर्स की ओर जा रही थी। रिबोरो समझ नहीं पा रहे थे कि PM ने उन्हें इतनी सुबह क्यों बुलाया है। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई शिकायत की गई है, क्योंकि अपनी गुजरात पोस्टिंग को लेकर के वे नाराजगी जाहिर कर चुके थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह पता था कि रिबोरो खुश नहीं है। वैसे राजीव गांधी खास लोगों से सुबह नाश्ते पर ही मिलना पसंद करते थे। रिबोरो उन दिनों मुंबई पुलिस कमिश्नर की अपनी पारी समाप्त करके और गुजरात दंगों को काबू करने के बाद दिल्ली में ही पोस्टेड थे। जब वे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो वहां राजीव गांधी के अलावा अरुण नेहरू और कांग्रेस के गद्दावर नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी मौजूद थे। अरुण नेहरू उस समय देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे। रिबोरो बैठ गए। हमेशा मजाक करने वाले अरुण नेहरू और प्रधानमंत्री शांत थे। अर्जुन सिंह तो ज्यादातर गंभीर ही रहते थे। राजीव ने रिबोरो की ओर प्लेट बढ़ाई। रिबोरो ने बिना कुछ बोले उसमें से एक जलेबी उठा ली। उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री को जलेबी खाना और खिलाना पसंद है। यह इस बात का भी संकेत था कि बात नाराजगी की नहीं है। बात अरुण नेहरू ने शुरू की। रिबोरो मना मत करना। रिबोरो शांत बने रहे और अगली लाइन का इंतजार करने लगे। प्रधानमंत्री ने दोहराया, मना मत कीजिएगा, पंजाब में हालात बेहद खराब हैं और हम चाहते हैं कि आप पंजाब जाएं। रिबोरो कुछ सोचने के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से निकला, देश के प्राइम मिनिस्टर को मना कैसे किया जा सकता है। अनजाने में ही रिबोरो अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े थे। पंजाब में उन्होंने जो किया वो समाज और मानवता को ध्यान में रख करके एक सैनिक द्वारा उठाए गए बेहतरीन कदमों में से था। लेकिन KPS गिल के औरों में उनके निर्णय तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था को पसंद नहीं आए। रिबोरो का साफ मानना था कि सामने 2 सिख दौड़ रहे हैं। उनकी पगड़ी और कपड़े एक जैसे हैं, भाषा भी एक है और खान पान भी। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है, इनमें से एक खालिस्तानी समर्थक है। अब जब तक यह तय ना हो जाए कि कौन आतंकी है, गोली नहीं चलाई जा सकती। जबकि गिल का मानना था कि जब तक गोली नहीं चलेगी और दहशत नहीं बैठेगी, आतंकी काबू में नहीं आएंगे। इस व्यवस्था नियंत्रण में यदि कुछ आम लोगों का बलिदान हो जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। बाद में हुआ भी यही। पंजाब में कानून व्यवस्था का शासन तो कामोवेश कायम हुआ, लेकिन कई परिवार आज भी उसकी कीमत चुका रहे हैं। रिबोरो के कदम दूरगामी असर वाले थे। वे इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते थे और जानते थे कि बिना सामाजिक समर्थन के यह कार्य नहीं हो सकता। उनके समझाने पर लोगों ने आतंकियों को अपने घरों में आश्रय देना कम कर दिया। रिबोरो विचारधारा को विचारधारा से ही खत्म करना चाहते थे। काम करने के तरीके में फर्क ने गिल और रिबोरो के मतभेद को पटल पर ला दिया और सरकार के लिए दोनों को एक साथ रखना मुश्किल हो गया। हालांकि दोनों के बीच में संबंध व्यक्तिगत तौर पर अच्छे थे और वे अक्सर साथ में बैठकर खाना भी खाया करते थे, लेकिन गोली मारने की नीति ने गिल को हीरो बना दिया था और रिबोरो सत्ता को यह समझाने में विफल रहे थे कि समाधान बंदूक की नली से नहीं, बातचीत की गली से निकलता है। सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए उन्हें रोमानिया भेजने का प्रस्ताव दिया। पंजाब के खून खराबे से नाखुश रिबोरो राजदूत बनकर के रोमानिया चले भी गए, लेकिन पंजाब वहां भी उनके पीछे पीछे चला आया। वह 20 अगस्त 1991 का दिन था। रोमानिया की राजधानी बुकापेस्ट के अपने घर में रिबोरो को सूचना मिली कि
उन पर हमले की आशंका है। इस तरह की खबर रिबोरो हफ्ते में एक बार तो सुन ही लेते थे और इसे रोमानिया सरकार के अधिकारियों के साथ साझा कर अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। उस दिन जब वे शाम को टहलने के लिए निकले तो वो शाम कुछ अलग थी। आज पति पत्नी दोनों ने उसी रूट पर टहलना शुरू किया जिसे काफी समय से वे सुरक्षा कारणों से टाल रहे थे। तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ और कार के कांच टूटने की आवाज आई। इसे तुरंत बाद 2 सिख लड़के नजर आए जो AK-47 लिए थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। रिबोरो समझ गए कि ये उनको ही निशाना बनाने आए हैं। वे भागे लेकिन एक गोली सीधे उन्हें कमर के नीचे जा लगी। रिबोरो घायल हो गए लेकिन रुके नहीं। तब तक सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों को भागना पड़ा। रोमानिया में भारत का राजदूत खालिस्तानियों की नफरत का शिकार बना। उन आतंकियों की नफरत का जिसके बारे में उसने हमेशा सकारात्मक सोचा। उस रात ऑपरेशन थिएटर में लेटे लेटे रिबोरो को उस ऑपरेशन की याद लगातार आ रही थी जिसने उन्हें यहाँ तक ला दिया। अप्रैल 1988 की बात है। पंजाब के राज्यपाल सुरेंद्र नाथ के घर एक मीटिंग हुई। इस बैठक में रिबोरो और गिल भी शामिल थे। माना जाता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इस बैठक का हिस्सा थे, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं होती। खालिस्तानी आतंकियों ने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया था। आतंकी गुरुद्वारे की मीनारों पर डट गए थे। हरमंदिर साहिब को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराने की रणनीति पर विचार हो रहा था। रिबोरो ने जोर दिया कि सेना को इस ऑपरेशन से दूर रखा जाए। वे जानते थे कि गोल्डन टेम्पल पर हमले के बाद सेना को लेकर लोगों में रोष है। उनके कहने पर इस ऑपरेशन का जिम्मा पुलिस ने उठाया। सेना आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन से बाहर थी, लेकिन कहा जाता है कि रिबोरो ने सेना के कुछ शानदार निशानेबाजों को इस ऑपरेशन में शामिल किया था। घोषित रूप से इस ऑपरेशन की कमान KPS गिल को सौंपी गई, लेकिन आतंकी जानते थे कि इन सब के पीछे कौन है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सेनापति मलकियत सिंह ने धमकी दी, रिबोरो से कह दो कि ट्रक मंगवा ले, हजारों लाशें उठानी पड़ेंगी। रिबोरो ने अफवाह फैलने से रोकने के लिए मीडिया को इसके कवरेज की अनुमति दी। यह उस दौर में दुनिया का संभवतः पहला ऑपरेशन था जिसमें मीडिया को शामिल किया गया। उन्होंने पिछले ऑपरेशन के उलट इसे बिल्कुल भी गुप्त नहीं रखा और इसे सामान्य कार्रवाई की तरह पेश किया, लेकिन पर्दे के पीछे इसकी पूरी तैयारी की गई। दिल्ली के पास मानेसर में NSG के ऑफिस में कमांडोज ने गुरुद्वारे के नक्शे को पूरी तरह रट लिया और सटीक योजना तैयार की। 9 मई 1988 को अलबस सुबह कई विमानों में बैठे तकरीबन 1000 कमांडोज ने दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ान भरी। ये कमांडोज पहले से तय जगहों पर पैराशूट से उतर गए। सबसे पहली टुकड़ी ने 300 फीट ऊंची पानी की टंकी पर डेरा जमाया और एक झटके में खुद को आतंकियों से बेहतर पोजीशन में स्थापित कर लिया। कुछ देर शांति बनी रही, फिर खुद को पंथक कमेटी का प्रवक्ता बताने वाला जागीर सिंह पानी के लिए कमरे से बाहर आया। तभी एक निशानेबाज ने उसका भेजा उड़ा दिया। इसके साथ ही शुरू हो गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय। अगले 3 दिन में 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए। गुरुद्वारे के परिसर में जरा भी हरकत होती और सुरक्षा बल गोली चला देते। इस तरह परिसर में घुसे बिना रिबोरो आतंकियों का आत्मविश्वास तोड़ने में सफल रहे। चौतरफा दबाव का नतीजा यह निकला कि कुछ आतंकी सरेंडर करने को तैयार हो गए और सरेंडर कर भी दिया, लेकिन कुख्यात आतंकी सुरजीत सिंह पेंटा ने साइनाइड खा लिया था। हालांकि हरमंदिर साहिब की इमारत अब भी आतंकियों के कब्जे में थी। तब रिबोरो के कहने पर गिल ने दूसरे धार्मिक नेताओं से आतंकियों पर दबाव बनवाना शुरू कर दिया और इसके बाद प्रसिद्ध संत बाबा उत्तम सिंह को लाया गया। बाबा उत्तम सिंह ने आतंकियों से पवित्र जगह छोड़ देने की अपील की। पुलिस ने 18 मई की समय सीमा तय की और परिसर के अंदर घुसने की तैयारी शुरू कर दी। रिबोरो लगातार इसके विरोध में थे, लेकिन गिल जल्द से जल्द परिसर खाली कर लेना चाहते थे। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे कि रिबोरो को उम्मीद थी कि 18 मई के पहले ही बचे हुए 46 आतंकी हाथ उठाए परिसर से बाहर आ गए। घायल आतंकियों की मरहम पट्टी की गई और रिबोरो ने डॉक्टरों द्वारा मरहम पट्टी कराते उसी मलकियत सिंह की तस्वीर सार्वजनिक कर दी, जिसने रिबोरो को हजारों लाशों के लिए ट्रक मंगवाने की चुनौती दी थी। यह तस्वीर लोगों के बीच में मजाक का विषय बन गई और जैसा कि रिबोरो का अंदाजा था कि खूंखार आतंकी की मरहम पट्टी कराती तस्वीर ने लोगों के भीतर से उसका डर खत्म कर दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर
को भारत के कुछ सफलतम ऑपरेशन में से माना जाता है। बेशक इसका सेहरा KPS गिल के सिर बांधा गया, लेकिन रोमानिया में रिबोरो पर किया गया हमला यह बताता है कि निशाना किसने लगाया, किससे लगाया और कितना गहरा लगा। रोमानिया का हमला रिबोरो पर सिख आतंकियों द्वारा किया गया दूसरा हमला था। इससे पहले भी पंजाब में उनकी कार पर हमला किया गया था, जिसमें उनका सुरक्षा गार्ड मारा गया था और उनकी पत्नी को चोट आई थी। तमाम मतभेदों के बाद भी रिबोरो ने हमेशा गिल की कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा की। उन्होंने ब्लैक थंडर के विषय में लिखा कि गिल 5 दिनों तक बिना सोए काम करते रहे और स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया। इतने दबावों के बावजूद रिबोरो ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बाद में जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा तो उन्हें सलाहकार बनाया गया। केंद्र सरकार का उन पर भरोसा था, क्योंकि वे पंजाबी न होते हुए भी पंजाब में भरोसे का नाम बनकर उभरे थे और इसीलिए आतंकियों की आंख में खटकते थे। सरकार के लिए रिबोरो कितने जरूरी थे, इसका पता एक घटना से चलता है। रिबोरो भारत सरकार में विशेष सचिव के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर काम करने को कहा गया। यह पद विशेष सचिव से नीचे माना जाता था। रिबोरो से कहा गया कि उनका स्टेटस और वेतन पहले की तरह ही होगा, बस वे इस पद पर काम करें। रिबोरो ने कहा कि वे पहले से ही पंजाब के आतंकवाद पर काम कर रहे हैं, लेकिन DGP बनने से उन्हें इनकार कर दिया। भारत सरकार चाहती थी कि रिबोरो DGP बने ताकि उनका पूरा ध्यान पंजाब पर लग सके। रिबोरो के मना करने के बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें DGP के पद को बढ़ाकर विशेष सचिव के समकक्ष रखने का निर्णय लिया गया और फिर रिबोरो DGP बने। विशेष सचिव का पद जिस पर रिबोरो काम कर रहे थे, वह भी भारत सरकार ने विशेष तौर पर उनके लिए गढ़ा था। गुजरात में दंगों पर बिना पुलिसिया हिंसा के काबू पाने के एवज पर उन्हें यह इनाम दिया गया था। इन तमाम सफलताओं के बावजूद रिबोरो आपसी बातचीत में खुद को असफल मानते हैं, लेकिन इन कारणों से नहीं जो उनके विरोधी गिनाते रहे हैं। उन्हें आज भी सुखिया सिकंदर का चेहरा याद है। सुखिया पंजाब पुलिस में सिपाही था। रिबोरो पंजाब को समझने की कोशिश कर रहे थे और तेजी से सीख रहे थे। इसी दौर में सुखिया सिकंदर ने खालिस्तान के समर्थन का झंडा उठा लिया और आतंकी बन गया। रिबोरो ने उसे रोकने की काफी कोशिश की और वे जानते थे कि सिकंदर के जाने का सीधा असर पुलिस के मनोबल पर पड़ेगा, लेकिन सिकंदर चला गया और बाद में पुलिस की गोली से ही मारा गया। मुंबई का चैप्टर। रिबोरो की कहानी में पंजाब का सर्वाधिक अहम रोल है, लेकिन हाजी मस्तान, करीम लाल और दत्ता सामंत के जिक्र के बिना उनकी कहानी अधूरी है। इनमें से हर किरदार पर कई फिल्में बन चुकी हैं। अपनी पंजाब और गुजरात पोस्टिंग से पहले करियर का ज्यादातर वक्त रिबोरो ने मुंबई और उसके आसपास बिताया। 1982 की बात है। करीम लाल और हाजी मस्तान के गैंग का आमना सामना सड़कों पर होने लगा था। दाऊद इब्राहिम और उसका भाई कासकर हाजी मस्तान के लिए काम करते थे। दाऊद ने स्मगलिंग के धंधे में ड्रग्स को शामिल किया, जिसका उसके बॉस हाजी मस्तान ने विरोध किया, लेकिन मस्तान की पकड़ अब गैंग पर कम हो रही थी और दाऊद खुलेआम करीम लाल के गैंग को खत्म करने पर आमादा था। यह वही दौर था जब रिबोरो ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी पारी शुरू की थी। रिबोरो इस गैंग से जूझ ही रहे थे कि एक नए लड़के ने आतंक मचा दिया। का नाम था मनिया सुरवे। एक पुलिस वाले की ज्यादती की वजह से ही मनिया गैंगस्टर बन गया था। रिबोरो को सब कुछ नियंत्रण में करना था। ऐसे में उन्होंने प्लान किया था मुंबई का पहला एनकाउंटर। खुद कभी गन लेकर न चलने वाले रिबोरो ने वाडला कॉलेज में पूरी प्लानिंग के साथ मनिया को घेरा। मनिया यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। रिबोरो ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को भरोसे में लिया था कि वह मनिया को पकड़वा दे। इस कॉलेज में घेर करके मनिया को गोली मार दी गई। गोली मारने वाले सभी अफसर रिबोरो के खास थे। कहा जाता है कि इसके बाद पुलिस मनिया को अस्पताल ले जाने के बहाने सड़क पर तब तक घूमती रही जब तक वह मर नहीं गया। रिबोरो के इस कदम ने गैंगस्टरों के मन में डर बैठा दिया और दाऊद जैसे नए उभरते बदमाशों को समझ में आ गया कि पुलिस अब दोस्त नहीं रही। इस एनकाउंटर को काफी
सराहा गया और ऐसे और एनकाउंटर्स की जरूरत बताई गई, लेकिन रिबोरो ने इसे इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने गैंगस्टर्स पर पूरा दबाव बनाए रखा। इस दबाव का असर यह हुआ कि हाजी मस्तान लोकतांत्रिक तरीके से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गया और उसने स्मगलिंग छोड़ दी। पठान गैंग खत्म हो चुका था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का गैंग कायम था। रिबोरो के समय दाऊद को एक लूट के केस में 6 साल की सजा हुई। उसका नाम उभर भी नहीं पाया था कि मुंबई की सड़कों पर दत्ता सामंत और शिवसेना के बीच झड़पें होने लगी थी। कहा जाता है कि दत्ता सामंत की प्रसिद्धि से घबराकर ही इंदिरा गांधी ने बाल ठाकरे को आगे किया था। दत्ता सामंत को लोग प्यार से डॉक्टर कहते थे। रिबोरो और दत्ता का कई बार आमना सामना हुआ। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना रिबोरो का फर्ज था। कपड़ा मिलों की राजनीति पूरे देश को प्रभावित कर रही थी और मजदूर नेता के रूप में सामंत कोई समझौता करने को तैयार न थे। एक बार की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दत्ता सामंत को मिलने के लिए समय दिया। मुख्यमंत्री पर आंदोलन का दबाव था। उन्होंने समय तो दे दिया, लेकिन वे सामंत से मिलने से घबरा रहे थे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को यह काम सौंप दिया। दत्ता उन तक न पहुँचे। पुलिस कमिश्नर ने अपने एडिशनल यानी रिबोरो को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री सामंत से मिलना नहीं चाहते, लेकिन यह संदेश भी नहीं देना चाहते, इसीलिए कैसे भी सामंत को रोको। कमिश्नर रिबोरो को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि रिबोरो सामंत को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मिलने से रोकने का कोई वैधानिक आधार नहीं है और सामंत के साथ काफी लोग भी होते हैं। फिर मुख्यमंत्री ने समय दिया हुआ है, ऐसे में रिबोरो मुख्यमंत्री की नाराजगी का शिकार बनते। रिबोरो ने पता किया तो सामंत की लोकेशन का कोई पता नहीं चला। उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए सामंत के क्षेत्र से पुलिस को हटा दिया, जिससे यह संदेश गया कि डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, इसीलिए सब ठीक है। डॉक्टर भी इस बुलावे में आ गए और एक गाड़ी से अपने 2-3 साथियों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर चल दिए। चूँकि रिबोरो को उनकी लोकेशन का पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के आसपास पुलिस लगा दी। मुख्यमंत्री बंगले के अंदर और बाहर हमेशा पुलिस रहती थी, तो किसी तरह के शक का सवाल ही नहीं उठा। डॉक्टर की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंची और वहां रिबोरो को देखकर डॉक्टर चौंके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मिलने के समय से ठीक 5 मिनट पहले रिबोरो ने सामंत को उठा लिया। हालांकि बाद में उन्होंने इस राजनीति के बारे में बता भी दिया। सामंत और रिबोरो का संबंध दोस्ताना ज्यादा था। रिबोरो के कहने पर ही सामंत ने इंदिरा गांधी की गाड़ी को जाने दिया था। सामंत और उनके हजारों मजदूर साथियों ने इंदिरा गांधी जी को घेर लिया था। बाद में मुख्यमंत्री ने रिबोरो की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने नाक कटने से बचा ली। दत्ता सामंत अपनी हत्या तक रिबोरो के संपर्क में रहे। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में जूलियो फ्रांसिस रिबोरो ने जो किया वह आने वाले दौर के लिए मानक बन गया। किसी पुलिस वाले के लिए गोली चलाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन जिस रास्ते पर चल करके भरोसा पैदा किया जा सकता है, रिबोरो ने उसे चुना। उन्होंने कभी किसी अपराधी पर गोली नहीं चलाई, फिर भी उनकी आत्मकथा का नाम बुलेट फॉर बुलेट। इसके बारे में रिबोरो कहते हैं कि पंजाब के संबंध में यह बात प्रेस में छापी कि मैंने कहा है गोली के बदले गोली। इसके बाद यह लाइन मुझ पर चप्सा कर दी गई। मैं सफाई देता रहा कि मैंने नहीं कहा, लेकिन किसी ने न सुनी। इसलिए अरुण गांधी ने इस किताब का नामकरण ही बुलेट फॉर बुलेट कर दिया। रिबोरो पुलिस एकेडमी के 6ठे बैच के अधिकारी थे। यह वही बैच था जिसका रुतबा देश भर में कायम था, क्योंकि इसका तकरीबन हर अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों में शीर्ष पदों पर पहुंचा। लेकिन इस बैच में भी सबसे ज्यादा सम्मान सबसे ज्यादा लंबे आदमी का था, जूलियो फ्रांसिस रिबोरो का। तो सर के हौसलों का सफर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।